हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसमें जो आज के हमारे पीवाईक्यू रहेंगे वो हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के बेस रहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग है उसके जो एग्ज़ाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, तो हमारी जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो है, तो इसमें हमारे पास FCFS होती है। ठीक है, एक होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एक होती है हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एक इसमें आता है हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ये डिशेड्यूल किया जाता है कि हमारी कौन सी प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होगी, किस टाइम पे होगी, वो सब हमारा ये शेड्यूलिंग बताती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये रहेगा, इसमें हम इन्हीं सभी शेड्यूलिंग्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको गिवन है, एक टेबल गिवन है। ठीक है, ये कॉमन डेटा गिवन है जिसमें हमें प्रोसेस की प्रायोरिटी गिवन है, हर प्रोसेस का अराइवल टाइम गिवन है कि कौन सी प्रोसेस कब मेमोरी में आई है। मेमोरी में आने का मतलब रेडी क्यू में वो किस टाइम आई है। ठीक है, और मतलब मेन मेमोरी में कब आई है। जब मेन मेमोरी में आएगी तभी उसको सीपीयू एलोकेट होगा, तो अराइवल टाइम होता है हमारा मेन मेमोरी का टाइम। नेक्स्ट इसमें हमारा सीपीयू टाइम है कि उसको कितना टाइम सीपीयू चाहिए। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है। नेक्स्ट हमें हर प्रोसेस की प्रायोरिटी गिवन है कि किस प्रोसेस को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किसको सेकंड पे रखना है, तो वो सब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल को हमें सोल्व करना है हर एक शेड्यूलिंग के बेस पे। ठीक है, इसमें हम सभी शेड्यूलिंग्स को देखेंगे, हर शेड्यूलिंग से प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, वो सब हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम पहले करते हैं 99 क्वेश्चंस। 99 क्वेश्चंस कहता है इफ़ द शेड्यूलिंग पॉलिसीज FCFS आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका FCFS होगा। ठीक है, द एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपको। तो FCFS क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो प्रोसेस पहले मेमोरी में आई है सीपीयू पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, इसमें हमें निकालना होता है वेटिंग टाइम। तो हमने सीपीयू शेड्यूलिंग्स के जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है, क्राइटेरिया में हमारा इसमें आता है टर्न अराउंड टाइम। सबसे पहले हमारा टर्न अराउंड टाइम निकलता है, सबसे पहले हमारा कंपाइलेशन टाइम निकलता है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम मेमोरी में आई है। उसके बाद हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है, और नेक्स्ट हमारा होता है वेटिंग टाइम। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इन्हीं बेस पे आते हैं। ठीक है, कि किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग के बेस पे टर्न अराउंड टाइम बताओ, वेटिंग टाइम बताओ, तो ये हम निकालते हैं। तो इसमें आप देखो, जब हम टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम हमारा कैसे निकलता है, इसको मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, टर्न अराउंड टाइम TAT। तो वो निकलता है हमारा कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, मतलब कंपाइलेशन टाइम कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। जैंट चार्ट से हम कंपाइलेशन टाइम निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास हर प्रोसेस का कंपाइलेशन टाइम होगा कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे कंप्लीट हुई है। कंप्लीट होने का मतलब वो मेन मेमोरी से बाहर आ गई है, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, वो टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, अराइवल टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब किस टाइम वो मेमोरी में आई थी। टोटल टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम, कि कितने टाइम पे मेमोरी में आई और कितने टाइम पे मेमोरी से बाहर गई, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेटिंग टाइम। तो देखो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, मीन्स कितने टाइम वेट किया। अब देखो टर्न अराउंड टाइम तो क्या था कि टोटल कितने टाइम वो सिस्टम में रही है,
मेन मेमोरी में कितने टाइम तक रही है, किस टाइम मेमोरी में आई तो किस टाइम मेमोरी से बाहर गई है। तो मतलब टोटल जो मेमोरी में उसने टाइम स्पेंड किया है वो होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब उसमें से कितने टाइम उसका खुद का एग्जीक्यूशन रहा है सीपीयू के पास, ठीक है। अगर आप उनका डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका क्या निकलता है, वेटिंग टाइम निकलता है कि भाई टोटल इतने टाइम सिस्टम में रही है और उसमें से उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम इतना था, बाकी टाइम उसने क्या किया है, वेट किया है। वेट किसके लिए किया, सीपीयू के लिए वेट किया है, ठीक है, क्योंकि जब सीपीयू मिलेगा तभी वो एग्जीक्यूट होगी। तो सीपीयू के लिए उसने कितने टाइम तक वेट किया, वो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो दो फैक्टर्स होते हैं इनके बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो देखो 99 कहता है इफ़ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज FCFS द एवरेज वेटिंग टाइम विल बी। तो वेटिंग टाइम कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंपाइलेशन टाइम निकालेंगे। हमें अराइवल टाइम गिवन है, ब्रस्ट टाइम या सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम गिवन है। अब हमें निकालना है कंप्लीट कब हुई है वो प्रोसेस। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कंपाइलेशन टाइम। और कंपाइलेशन टाइम हम कैसे निकालते हैं, जैन चार्ट से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जीरो टाइम पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम। तो जीरो टाइम पे FCFS क्या कहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले जीरो टाइम पे आपके पास मेमोरी में दो प्रोसेस थी, P1 और P2, ठीक है। ये अराइवल टाइम का मतलब ये मेमोरी में आना, ठीक है। तो मेमोरी में जीरो टाइम पे अगर हम देखें तो P1 भी आ चुकी है और P2 भी आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें आप दोनों में से किसी को भी एग्जीक्यूट हमारा CPU कर सकता है क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ है, आपका P1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। हमने जब ऐसा होता है कि हमारा अराइवल टाइम सेम होता है तो फिर हम उनका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले P1 है, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है हम उसको देखते हैं जब आपका अराइवल टाइम क्या होता है, मिसमैच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो पहले कौन आएगा, P1 एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले CPU किसको मिलेगा, P1 को मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है, जो सबसे पहले आया पहले उसको CPU एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले मेमोरी में P1 आया है, इट मीन्स पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब P1 एग्जीक्यूट होगा तो उसका जो ब्रस्ट टाइम है वो 10 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब 0 से लेकर 10 टाइम्स तक आपका P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब 10 टाइम्स तक आप देखो आपकी मेमोरी में सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन आई है, मेमोरी में P2 आई है, ठीक है। अब कौन एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब P1 का कंप्लीट हो गया, वो टर्मिनेट हो गई, CPU मतलब मेन मेमोरी से बाहर आ गई। अब आपकी P2 को CPU मिला है तो P2 एग्जीक्यूट होगा। अब P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 5 टाइम। तो 10 टाइम पे कंप्लीट हुआ था, उसके बाद CPU P2 को मिला तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 टाइम तक आपकी P2 भी जो है कंप्लीट करके मेमोरी से बाहर जा चुकी है। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आई है, 0 के बाद 2 टाइम पे आई है। तो उसके बाद मेमोरी में कौन सी प्रोसेस आई है, P3 आई है। तो इट मीन्स अब कौन एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा। CPU किसको मिलेगा, P3 को मिलेगा। जब P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम था 3 टाइम। तो मीन्स 15 से लेके 18 टाइम तक हमारा P3 जो है CPU के पास रही और CPU ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो 18 टाइम पे P3 भी क्या हो गई, मेमोरी से बाहर हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन सी है, P4 है, जो हमारी मेमोरी में आई है वो है 5 टाइम पे आई है, ठीक है। तो अब कौन एग्जीक्यूट करेगा, P4 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ P4 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, अब देखो इसका 20 टाइम्स है, मतलब उसको 20 टाइम्स तक CPU चाहिए। अब उसको 18 टाइम पे CPU मिला है, इट मीन्स वो 38 टाइम पे क्या होगी, CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो मेमोरी से बाहर चली जाएगी। लास्ट में हमारी कौन सी बची है, P5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो P5 है। अब P5 एग्जीक्यूट करेगी और P5 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 2 टाइम्स, मतलब 38 के बाद 40, ठीक है, 40। तो इस टाइम पे हमारी P5 जो है कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो कंपाइलेशन टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। P1 का कंपाइलेशन टाइम कितना हुआ, 10 हुआ। P2 का 15 हुआ।
ठीक है, P3 का 18, P4 का 38 और P5 का 40, ठीक है। 10, 15, 18, 38 और 40 हम दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए P1 का कितना है 10, P2 का 15, P3 का 18। तो एक सेकेंड, देखो कंपाइलेशन टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं। P1 का कितना है 10 था, P2 का 15 था और P3 का 18 था, P4 का 38 था और P5 हमारी जो थी 40 पे हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइलेशन टाइम आ गया सब प्रोसेस का। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम अभी हमने देखा था क्या होता है, कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मीन्स कितने टाइम वो सिस्टम से बाहर हुई है और कितने टाइम पे सिस्टम पे आई थी, उनका जो डिफरेंस था वो आपका टर्न अराउंड टाइम था। तो अब देखो जो P1 थी वो 10 टाइम पे सिस्टम से बाहर चली गई और मेमोरी में आई कब थी, 0 टाइम पे आई थी। तो मीन्स 10 - 0, इसका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो क्या होगा, 10 ही रहेगा। नेक्स्ट है P2 हमारी कंप्लीट हुई 15 पे और P2 भी मेमोरी में आई थी, रेडी क्यू में कब आई थी, 0 टाइम पे आई थी। तो 15 - 0, इसका भी जो टर्न अराउंड टाइम होगा 15 टाइम्स रहेगा, मतलब 15 टाइम तक वो मेमोरी में रही थी। नेक्स्ट P3 का जो कंपाइलेशन टाइम है वो 18 और P3 हमारी मेमोरी में कब आई थी, 2 टाइम्स पे आई थी। अब 18 पे वो कंप्लीट होके बाहर गई है मेमोरी से और 2 टाइम पे मेमोरी में आई थी, मीन्स 18 - 2 मतलब 16 टाइम क्या रही, वो सिस्टम में रही है। नेक्स्ट है हम आपका P4 आप देखिए 5 टाइम पे आई थी, ठीक है, और 38 टाइम पे क्या हुई है, कंप्लीट होके बाहर गई है, ठीक है। तो मीन्स 38 - 5 33 और नेक्स्ट आपका आ गया 40। P5 जो थे 40 टाइम पे बाहर गई और 10 टाइम पे आई थी, इट मीन्स 40 - 30, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, सभी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है, टोटल कितने टाइम्स उन्होंने जो है सिस्टम में या फिर मेमोरी में वो रही हैं, कितना टाइम उन्होंने मेमोरी में स्पेंड किया है, ठीक है। चाहे वो रेडी क्यू के पास किया हो, चाहे वो CPU के पास उन्होंने टाइम लगाया हो, मतलब टोटल पूरे टाइम मेमोरी में इतने टाइम तक वो रही हैं। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, कितने टाइम सिस्टम में रही और उनका खुद का एग्जीक्यूशन कितने टाइम का था, मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब 10 टाइम वो सिस्टम में रही है, उसमें से उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम भी तो रहा होगा ना, वो माइनस करोगे तो उसका क्या निकलेगा, उसने कितने टाइम तक CPU के लिए वेट किया है। तो अब आप देखो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है 10 है और CPU में भी उसको कितना टाइम लगना था, 10 टाइम है, मतलब उसने कोई भी वेट नहीं किया, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो सिस्टम में आई तुरंत उसको CPU मिल गया और जितना टाइम उसका एग्जीक्यूशन का था उसने एग्जीक्यूशन किया और वो अपना बाहर आ गई, मतलब उसने कोई भी वेट नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं P2। अब P2 का जो खुद का एग्जीक्यूशन था वो 5 टाइम का था, लेकिन वो 15 टाइम तक सिस्टम में रही है, ठीक है। इट मीन्स 15 - 5 10, मतलब जो 10 टाइम्स था वो उसने तब तक CPU के लिए वेट किया है, ठीक है। 15 टाइम तक वो मेमोरी में रही, लेकिन उसका खुद का एग्जीक्यूशन 5 टाइम का ही था, तो उसने 10 टाइम तक क्या किया है, CPU के लिए वेट किया है। तो उसका जो वेटिंग टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, 10 रहेगा। नेक्स्ट आता है P3 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 16, मतलब 16 टाइम वो सिस्टम में रही, उसमें से उसका खुद का जो टाइम था वो 3 टाइम था, वो उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम था। तो 16 - 3 कितना हो गया, P3 का 13। नेक्स्ट आता है P4। अब P4 का एग्जीक्यूशन टाइम था 20 और टोटल टाइम वो 33 टाइम वो सिस्टम में रही है, ठीक है। उसमें से 20 उसका खुद का एग्जीक्यूशन था, तो 13 टाइम तक उसने क्या किया है, CPU के लिए वेट किया है। तो उसका भी जो टर्न अराउंड टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, 13 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं P5 की। अब P5 देखो 30 टाइम्स तक CPU में रही, जबकि उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ 2 टाइम का था,
ठीक है। उसको सिर्फ 2 टाइम के लिए CPU चाहिए था, लेकिन उसके लिए उसने 28 टाइम तक CPU के लिए वेट किया है, क्योंकि उसने 30 टाइम्स तक जो है CPU में वो रही है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 - 2 28, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब आप इनको टोटल करोगे, 13 13 26 और 10 36 एंड 28 36 और 20 56 और 8 64, मतलब 64 टाइम्स जो है सभी प्रोसेस का क्या रहा है, वेटिंग टाइम रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे होगा, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे टोटल वेटिंग टाइम कितना है, वो रहा हमारा 64, ठीक है, वो हमारा रहा 64 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये कितनी है, प्रोसेस 5 है। तो जब इसको इससे डिवाइड किया तो 5 1 जो 5 मीन्स 1 4 14.2, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट 99 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 12.8 ms माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा अभी कि FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारी CPU शेड्यूलिंग है वो कैसे वर्क करती है, कि जो प्रोसेस पहले मेमोरी में आएगी उसी को सेम टाइम पे सीक्वेंस में क्या मिलेगा, CPU मिलेगा। उसके बाद उनका टर्न अराउंड कंपैरिजन टाइम निकालेंगे, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं कि टोटल टाइम उन्होंने कितना स्पेंड किया मेमोरी में, और देन आपका वेटिंग टाइम निकलता है कि टोटल कितने टाइम तक CPU के लिए उन्होंने वेट किया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अब हमारा नेक्स्ट है, इफ़ द CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी इज SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, द एवरेज वेटिंग टाइम विल बी विदाउट प्रीएम्पशंस। मतलब विदाउट प्रीएम्पशन का मतलब आप फोर्सफुली जो है जो CPU है वो उससे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे FCFS ने क्या कहा, जैसे ही किसी प्रोसेस को CPU मिला वो कंप्लीट होके ही CPU से बाहर आई है, ठीक है। मतलब जब CPU ने उसको कंप्लीट, जैसे उसको CPU मिल चुका है वो कंप्लीट होने के बाद ही टर्मिनेट होगी, बीच में कोई भी क्या होगा जो उससे CPU जो है प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारी जो शेड्यूलिंग होती है वो 2 टाइप्स में भी 2 फैक्टर्स पे काम करते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो हमारी जो FCFS है वो हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर में काम करती है, ठीक है। ये क्या है, बीच में प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं होता, एक बार अगर CPU मिल गया तो कंप्लीट होके ही CPU से बाहर जाएगी, ठीक है। वो होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो हमारा जो FCFS है वो हमेशा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पे ही काम करता है, कि जैसे ही प्रोसेस आई, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आई है उसी सीक्वेंस में CPU उनको मिलेगा, और एक बार CPU मिल गया तो टर्मिनेट हो, मतलब कंप्लीट होके ही बाहर जाएंगी। लेकिन नो प्रीएम्प्टिव क्या कहता है कि आप प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो इन बिटवीन उस प्रोसेस से क्या हो, CPU को प्रीएम्प्ट कर लो, दूसरी प्रोसेस CPU के पास चली जाएगी, वो दूसरी एग्जीक्यूट हो रही है उसको भी आप बीच में स्टॉप करो, फिर थर्ड, मतलब कुछ टाइम के लिए CPU सबको मिलेगा, ठीक है। वो आपका होता है प्रीएम्प्टिव वर्जन, मतलब आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो इन बिटवीन एग्जीक्यूशंस के, ठीक है। तो पहले हम करेंगे SJF जो हमारी CPU शेड्यूलिंग है उसको विदाउट प्रीएम्पशंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम विद प्रीएम्पशंस करेंगे। तो पहले हम करते हैं विदाउट प्रीएम्पशंस टेक्निक। तो CPU शेड्यूलिंग की, तो आप देखो सबसे पहले भाई हम क्या बनाएंगे, हमारा जैन चार्ट बनेगा जिसके बिहाफ पे हम क्या निकालते हैं, कंपाइलेशन टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैन चार्ट बनाया, तो सबसे पहले हमारी जो P1 थी मेमोरी में आई, जो सबसे पहले मेमोरी में आई होगी उसी को हम देखेंगे पहले। तो 0 टाइम पे हमारे पास मेमोरी में P1 भी आ चुकी है और P2 भी आ चुकी है, ठीक है, दोनों ही मेमोरी में है। लेकिन SJF क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जिसका टाइम शॉर्टेस्ट है, CPU टाइम जिसका शॉर्टेस्ट है वही प्रोसेस क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये दोनों प्रोसेस मेमोरी में आ चुकी हैं 0 टाइम पे, तो SJF कहती है कि जिसका टाइम शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखो P2 का जो है 5 टाइम है एग्जीक्यूशन टाइम और P1 का 10 टाइम है, तो शॉर्टेस्ट किसका है, P2 का है। तो ये कहती है सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगी, आपकी
P2 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो 0 टाइम पे आपकी कौन एग्जीक्यूट हुई, P2 एग्जीक्यूट हुई। अब P2 एग्जीक्यूट हुई तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था 5 टाइम, मतलब 5 टाइम तक CPU P2 को मिला और P2 ने अपना एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अब 5 टाइम तक आप देखो, अब आप मेमोरी में देखो, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो मेमोरी में 5 टाइम तक कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, P1 0 पे ही आ गई थी, P3 2 पे आई और P4 5 पे आई है। जब एक तरफ CPU P2 को एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पे पैरेलल में आपका क्या हो रहा है कि ये 4 प्रोसेस बाकी की जो 3 प्रोसेस हैं P1 P3 एंड P4 ये भी क्या है आपकी रेडी क्यू में आ चुकी हैं, ठीक है। अब आप देखो P1 P3 और P4 इनमें देखो ये तो एग्जीक्यूट हो चुकी है P5 तो ये वाला ये और ये 3 प्रोसेस मेमोरी में है जिनका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 10, 3 और 20। तो अब शॉर्टेस्ट किसका है, P3 का है, उसको सिर्फ 3 टाइम के लिए CPU चाहिए। तो अब आपकी कौन एग्जीक्यूट होगी, P3 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मतलब अब CPU किसको मिलेगा, P3 को मिलेगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्यों है शॉर्टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू P1 और P4, क्योंकि वो दोनों ही प्रोसेस आपकी ऑलरेडी मेमोरी में है। P1 भी है, P3 भी है, P4 भी है, लेकिन इन तीनों में जो आपका P3 है उसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है। तो आप कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, P3 एग्जीक्यूट होगी। तो मतलब 3 टाइम तक अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन, तो P3 जो है कंप्लीट कब होगी, 8 पे कंप्लीट हो, क्योंकि उसका 3 टाइम एग्जीक्यूशन टाइम था, 5 टाइम पे उसको CPU मिला और P3 ने जो अपना एग्जीक्यूशन था वो 8 टाइम पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आप देखो 8 टाइम पर भी आपकी जो मेमोरी थी रेडी क्यू थी, मीन्स उस रेडी क्यू में आपकी कौन कौन सी प्रोसेस है, P3 भी आपकी क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब हम आपके पास मेमोरी में कौन कौन से P1 है और P4 है, क्योंकि 8 टाइम पर P5 आपकी मेमोरी में नहीं आई है, वो 10 टाइम पे आई है। तो इट मीन्स आपके पास अभी तक सिर्फ P1 और P4 ही मेमोरी में है। अब P1 और P4 है तो दोनों में देखो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 टाइम से इसका 20 है, तो दोनों में से शॉर्टेस्ट किसका है, P1 का है। तो अब आपका कौन एग्जीक्यूट होगा, P1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो P1 एग्जीक्यूट होगी तो इसका कितना बर्स्ट टाइम है, 10 टाइम्स। तो 8 टाइम पे उसको P1 को CPU मिला, ठीक है, और वो 10 टाइम तो चलेगी, मीन्स 18 टाइम पे क्या हुआ, P1 जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब 18 टाइम पे देखो, 18 टाइम पे आपकी मेमोरी में P1 भी जा चुकी है, 18 टाइम तक आपकी मेमोरी में P4 भी है और P5 भी है, क्योंकि P5 10 पे आ गई थी। जब आपका P1 इधर एग्जीक्यूट हो रहा था उस टाइम पे आपकी P5 जो है रेडी क्यू में आ चुकी थी, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P5 का है, क्योंकि उसका सिर्फ 2 टाइम्स का CPU एग्जीक्यूशन टाइम है और P4 का 20 टाइम्स है। तो अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी आपकी, P5 एग्जीक्यूट होगी। और P5 कितने पे कंप्लीट होगी, 18 पे उसको CPU मिलेगा, 2 टाइम्स उसका बर्स्ट टाइम है, तो 20 पे क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रोसेस बच गई P4, ठीक है। अब P4 एग्जीक्यूट होगी और उसका टाइम कितना 20 टाइम्स है, तो ये भी कितने पे कंप्लीट होगी आपकी, 40 पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो P4 है वो कितने पे गई है, 40 पे आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है 5, P3 का है 8, P1 का है 18 और P5 का है 20 और P4 का है 40, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कंप्लीशन टाइम है। तो अब एक बार टर्न अराउंड टाइम देख लेते हैं अब सबका। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कंप्लीशन टाइम। तो देखो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या था, 18 था, ठीक है। और P2 का क्या था, सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हुई थी तो 5 था, उसके बाद P3 हुई थी तो इसका 8 टाइम था, और नेक्स्ट आपकी P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, नेक्स्ट P4 आपकी 40 पे हुई थी कंप्लीट, और P5 आपकी 20 पे कंप्लीट हुई थी, ठीक है। तो ये सबका क्या था, कंपाइलेशन टाइम था, हमने सीक्वेंस में ही लिखा P1 P2 P3 P4, ठीक है। अब अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम,
तो P1 का 18 था, 0 पे सिस्टम में आई थी, 18 पे कंप्लीट हुई, तो 18 माइनस 0 18। P2 का 5 पे कंप्लीट हुई, 0 पे आई थी, तो 5 माइनस 0 5। P3 का देखो 2 पर मेमोरी में आई, 8 पर कंप्लीट होके चली गई, मीन्स उसने सिर्फ 6 टाइम तक क्या किया, 6 टाइम तक वो टोटल सिस्टम में रही है। 8 माइनस 2 6। P4 की बात करें तो P4 देखो 5 टाइम पे मेमोरी में आई थी, लेकिन 40 टाइम पे कंप्लीट हुई है, मेमोरी से बाहर गई है, तो इट मीन्स उसने 35 टाइम तक क्या रखा, सिस्टम में रही, मतलब मेन मेमोरी में वो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका P5, वो 10 टाइम पे आई थी, 20 पे एग्जीक्यूट होकर चलेगी, मीन्स उसने 10 टाइम जो है सिस्टम में स्पेंड किया है। ठीक है। अब अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। अब P1 का टर्न अराउंड टाइम है 18, मतलब 18 टाइम तक मेन मेमोरी में रही, जिसमें से उसका 10 टाइम तो खुद का एग्जीक्यूशन था, मीन्स उसने 8 टाइम तक क्या किया है, वेट किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 5 P2 का जो है टर्न अराउंड टाइम 5 है, और 5 उसका खुद का एग्जीक्यूशन है, मतलब उसने कोई भी वेट नहीं किया। नेक्स्ट आपका आता है P3। अब P3 देखो 6 टाइम, टोटल उसने 6 टाइम स्पेंड किया मेमोरी में, जिसमें से उसका 3 टाइम तो खुद का एग्जीक्यूशन था, मीन्स उसने 3 टाइम तक ही क्या किया है, वेट किया है P3 ने। नेक्स्ट आता है आपका P4। तो P4 देखो 35 टाइम CPU में रही, 20 उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम था, तो 35 माइनस 20 मीन्स उसने 15 टाइम तक क्या किया, मेमोरी में वेट किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10। अब P5 का आप देखो 2 टाइम्स का एग्जीक्यूशन टाइम था, 10 टाइम उस सिस्टम में रही, मीन्स 8 टाइम तक क्या किया उसने, वेट किया है। ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, वेटिंग टाइम आ गया। टोटल कितना वेटिंग टाइम हुआ, 15 और 8 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 31 और 3 34, मतलब टोटल टाइम जो है वेटिंग टाइम क्या होगा, 34 हो गया। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 34 और नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी थी, 5 थी। एवरेज टाइम ऐसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल वेटिंग टाइम 34 डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ प्रोसेस। तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 5 को करेंगे तो 5 6 जा 30 और 0.8, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6.8। तो SJF से जो आपका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6.8 निकलेगा। ठीक है। तो ये हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सोल्व किए, मतलब 2 शेड्यूलिंग हमने यहाँ पे की है, FCFS और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है। FCFS आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर में वर्क करती है, मतलब इसमें ऐसा है कि अगर एक बार CPU मिल गया तो प्रोसेस कंप्लीट होके ही बाहर आएगी, CPU उसे रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है। और प्रीएम्प्टिव होती है कि जिसमें आप क्या कर सको, इन बिटवीन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, बीच में ही आप प्रोसेस से CPU क्या कर लो, प्रीएम्प्ट कर लो। ठीक है। तो FCFS तो ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर में ही वर्क करती है, लेकिन SJF जो है दोनों वर्जन में वर्क करती है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी और प्रीएम्प्टिव भी। तो यहाँ पे हमने अभी उसका नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब विदाउट प्रीएम्प्शंस वर्जन को पढ़ा है, कि एक बार अगर प्रोसेस मेमोरी CPU के पास चली गई तो कंप्लीट होके ही वो बाहर आती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसी में हम सबको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम SJF का प्रीएम्प्शन वर्जन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के दोनों वर्जन्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट CPU शेड्यूलिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।